तो अब यहां से आपका प्रश्न नंबर 201 स्टार्ट हो रहा है। पेट्रोल डीजल का भंडार है, सीमित, असीमित, कम या अधिक। हमें यहां पर ऑप्शनों को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। क्या पेट्रोल डीजल का भंडार कभी समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो सीमित शब्द से अर्थ है कि जो चीज लिमिटेड हो, जो चीज थोड़ी हो, उसको सीमित कहेंगे। असीमित से अर्थ है कि जैसे आसमान में तारे असीमित है, जिनको नहीं गिना जा सकता है, नॉन काउंटेबल है, तो ऐसे स्थिति में असीमित। तो यहां पर वही पूछा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल का जो भंडार है, जहां से पेट्रोल डीजल निकल कर आता है, वह सीमित है या असीमित। तो यहां पर इसका सही आंसर आएगा सीमित। कुछ समय बाद यदि इसी प्रकार से पेट्रोल डीजल का उपयोग होता रहा तो वह समाप्त एक दिन जरूर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 202, चांगपा भेड़ बकरियों को रखने की जगह को किस नाम से बुलाते हैं? तो यहां पर यह क्वेश्चन आपके पाठ से संबंधित है। यहां पर आपको दिया गया है ये एलो लर्निंग आउटकम्स 502 503, मतलब आप 5वीं क्लास की बुक में इसे देख सकते हैं, दूसरे और तीसरे अध्याय में। ठीक है, दूसरे और तीसरे पार्ट के अंदर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहां पर इसका सही आंसर होगा लेखा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके बुक के अंदर से सीधे सीधे दिए होते हैं, तो वहां पर आप पढ़कर आते हैं और यहां पर वो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 203, आपको पहाड़ पर एक टेंट में 2 दिन अकेले रहना हो तो आप अपने साथ लेकर जाएंगे। यदि आप पहाड़ी पर जा रहे हैं और 2 दिन आपको वहां पर अकेले रहना है, उस स्थिति में आप क्या सामान अपने साथ में लेकर जाएंगे? तो यहां पर पहला ऑप्शन चादर, ठंड के कपड़े, डंडा, फिर बैग, दूसरे ऑप्शन में बिस्तर, बिस्किट, तीसरे ऑप्शन सी में पतली चादर, सूते कपड़े, रोटी, सब्जी, और चौथा जो ऑप्शन है आपका पिंक बैग, गर्म कपड़े, सूखा खाना। अब इन ऑप्शनों में से हम किस ऑप्शन को चुनेंगे? ऑप्शन चुनने का एक तरीका है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है बैग, बिस्तर। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पहाड़ पर जा रहे हैं, पहाड़ पर क्या होता है, थोड़ी सी ठंड होती है और कभी कभी ज्यादा भी ठंड होती है, तो आपको उस स्थिति में गर्म कपड़े रखने होंगे। ठीक है, उसके बाद पिंक बैग रखना होगा और सूखा खाना रखना होगा। सूखा खाना इसलिए क्योंकि वहां पर आपको गर्म करने की कोई व्यवस्था नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ड्राई फ्रूट साथ में रखना होंगे। तो यहां पर जैसे रोटी सब्जी है, तो इस कारण से यह ऑप्शन आपका नहीं आएगा। तो आपका यहाँ पिंक बैग वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 204, भूकंप या अन्य आपदा के समय कुत्ते की मदद क्यों लेते हैं? मतलब कहीं भूकंप आ जाता है या किसी प्रकार की अन्य आपदा आ जाती है, उस समय कुत्तों की मदद क्यों ली जाती है? तो यहां पर ऑप्शनों को बड़े ही ध्यान से पहले पढ़ते हैं हम। पहला ऑप्शन है उसके सूंघने की क्षमता के कारण, दूसरा ऑप्शन है उसके देखने की शक्ति के कारण, तीसरा ऑप्शन है उसके सुनने की शक्ति के कारण, और चौथा है वफादारी के कारण। तो कुत्तों में सूंघने की विशेषता होती है, देखने की भी होती है और सुनने की शक्ति के कारण। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा सुनने की शक्ति के कारण। वो बहुत ही तेजी से सुनते हैं और बहुत दूर तक का महसूस भी कर लेते हैं। बिल्कुल जमीन से कान लगाए बैठे रहते हैं और उनको यदि जरा सी आहट होती है कहीं पर तो सुनाई दे जाती है, चाहे आप बोले या ना बोले। तो उनके सुनने की शक्ति के कारण उनको इस कार्य में लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 205, जहां पर आईएमपी क्वेश्चन होंगे, मैं आपको जरूर नोट डाउन करवाऊंगा, उनको आपको अटेंड 100% करना ही करना है। मिजोरम में कितने प्रतिशत लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 75%, और आपको यह क्वेश्चन आईएमपी में रखना है। प्रश्न नंबर 206, सूर्यमणि किस आंदोलन से संबंधित थे? यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन,
चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, उपरोक्त सभी। तो सूर्यमणि जो है उनका संबंध यहाँ पर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन से है। और ये आपको लर्निंग आउटकम दिया गया है, तो क्लास 5th में आपके 13 नंबर अध्याय के अंदर यह लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पर यह भी क्लास 5th के लिए IMP है। चलिए, जो जनरल साइंस के क्वेश्चन बनेंगे हम उन्हें विशेष रूप से आपके लिए IMP लगाकर दिखा देंगे। प्रश्न नंबर 207, बाहर का तापमान ठंडा होने पर मुंह से निकलने वाली हवा होगी। यदि बाहर का तापमान ठंडा है, उस स्थिति में आपके मुंह से यदि हवा निकलती है तो वह कैसी होगी, उसको यहाँ पर ऑप्शन के रूप में पहले पढ़ते हैं, फिर बताते हैं कि उसका क्या होगा। बाहर के तापमान से ठंडी होगी, ऐसा हो सकता है। बाहर के तापमान से गर्म होगी, बाहर के तापमान से बराबर होगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या जब ठंडे का मौसम होता है तब आप मुंह से हवा निकालते हैं तो वो बाहर के टेम्परेचर से ठंडी होती है क्या? तो बिल्कुल वो ठंडी नहीं होती है, वो गर्म होती है। आप यदि हाथों को रखें तो आपको गर्म लगेगी। बाहर के तापमान से गर्म होती है, तो इसका सही आंसर ये आ जाएगा। प्रश्न नंबर 208, जल वाष्प पानी की बूंदों में बदल जाएगी। यह बिल्कुल IMP क्वेश्चन है कि जल वाष्प पानी की बूंदों में बदल जाएगी। कब बदल जाएगी? नंबर 1 ऑप्शन है चिकनी सतह मिलने पर, खुरदरी सतह मिलने पर, गर्म सतह मिलने पर, और चौथा ऑप्शन है ठंडी जगह मिलने पर। तो जो जल वाष्प होता है, जल वाष्प का अर्थ यहाँ पर यह है कि मान लीजिए यहाँ पर पानी भरा हुआ है और गर्मी के कारण यह पानी ऊपर उठकर चला जाता है, भाप बन जाता है। अब यह वापस जब नीचे की तरफ आता है, मान लीजिए यहाँ पर कहीं वह आ रहा है, तो वह कब पानी की बूंदों के रूप में बदल जाएगा, वर्षा के रूप में कब बदल जाएगा? जब उसको थोड़ी सी ठंडा वातावरण मिलेगा। यहाँ पर मान लीजिए थोड़ा सा टेम्परेचर लो है, तो उस स्थिति में ये जल वाष्प जो है पानी की बूंदों के रूप में बदल जाएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 209, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ठंडी जगह मिलने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में वेंटिलेशन। वेंटिलेशन से अर्थ है कि जो जाली लगाते हैं आप घरों में, जो खिड़की लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पर की जा रही है, उसे इंग्लिश में कहते हैं वेंटिलेशन। जालियाँ ऊपर लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो जालियाँ लगाते हैं, छोटी छोटी सी जालियाँ सभी के घरों में ऊपर की तरफ दीवारों पे लगी होती है। ऊपर क्यों लगी होती है? ठीक है, इसका क्या सही कारण है? घर को सुंदर बनाने के लिए, ठंडी हवा को बाहर निकालने के लिए, गर्म हवा को निकालने के लिए, या फिर घर में पक्षियों को अंदर आने का न्योता देने के लिए। तो आपको इसका रीजन सोचना है कि ऊपर क्यों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस सब्जेक्ट का कि ऊपर ही क्यों लगाई जाती है। यदि आप इस प्रकार से क्रॉस सोचना सीख गए तो आप साइंस के बहुत ही नजदीक चले जाएंगे। घर को सुंदर बनाने के लिए, यह बिल्कुल गलत है। ठंडी हवा को बाहर निकालने के लिए, भैया हम तो घर में वेंटिलेशन इसलिए लगाते हैं कि हवा अंदर आ सके या जा सके, ठीक है, लेकिन ठंडी हवा को सिर्फ बाहर निकालने के लिए, यह गलत है। गर्म हवा को निकालने के लिए, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, और घर में पक्षियों को अंदर आने के लिए, यह भी गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए क्या वेंटिलेशन, ये मान लीजिए आपका घर है, इस घर में यहाँ पर ऊपर की तरफ वेंटिलेशन लगाया गया है। वेंटिलेशन यहाँ पर भी लगाया जा सकता है, तो यहाँ पर क्या गर्म हवा नहीं निकलेगी? तो यस, इसका थोड़ा साइंटिफिक रीजन हम समझते हैं कि गर्म हवा हमेशा आपका जो कमरा है उसमें ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, कहीं भी हो गर्म हवा हमेशा हल्की होती है और ऊपर की तरफ उठती है। ऊपर की तरफ उठकर वह इस तरफ यहाँ छत पे जाकर चिपक जाती है, तो यहाँ से वेंटिलेशन के माध्यम से वो बाहर हो जाएगी। तो इसलिए यह सही आंसर सी वाला है, गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए। प्रश्न नंबर 210, कुडुक भाषा में जंगल को कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न नंबर 10 है उसका सही आंसर आ जाएगा सी वाला, तोरांग। ठीक है, इस भाषा के अंदर जंगल को कहा जाता है तोरांग।
अब प्रश्न नंबर 211, एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल आराम देते हैं, वह खेती है। मतलब फसल काटने के बाद यहाँ पर कुछ साल दिया है तो इसको कुछ समय आप पढ़ सकते हैं। कुछ समय आराम देते हैं मतलब उस खेत में कुछ भी नहीं बोया जाता है, वह खेती है। उस खेती को आप क्या कहेंगे? उस खेती को आप कहेंगे झूम खेती। ठीक है, यह भी आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित ही क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 212, पोलियो से बचाव के लिए कौन सा स्लोगन है? यह मोस्ट आईएमपी है। भारत पोलियो मुक्त हो चुका है और फिर से 2024 से यह अभियान गति पकड़ रहा है। कुछ बचे हैं कहीं पर तो उन्हें भी दवाई पिलाने का कार्य चल रहा है। तो पोलियो से बचाव के लिए कौन सा स्लोगन है? आपको यहाँ पर स्लोगन पढ़ना है, बड़ा ही सटीक स्लोगन है और सभी को याद भी होगा। जिंदगी भर का इलाज, 2 बूंद जिंदगी की, जिंदगी के बाद भी दोबारा जिंदगी ना मिलेगी। तो इसका सही आंसर बिल्कुल है 2 बूंद जिंदगी की, क्योंकि पोलियो की जो ड्रॉप है वो 2 बूंद ही पिलाई जाती है। इस कारण कहा जाता है कि 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है, ये इस अभियान का स्लोगन है। प्रश्न नंबर 213, मेंडल ने बगीचे में किन पौधों पर प्रयोग किए? ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रयोग किए। तो मेंडल ने जो प्रयोग किया था अपने बगीचे में वह मटर पर किया था। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और ये जो नाम है ये बहुत ही बड़ा नाम है साइंस के चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर 213 कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 214, कर्ज वसूलने का कार्य करता है। कर्ज वसूलने का कार्य कौन करता है? तो कर्ज वसूलने का कार्य मुकद्दम करता है। यहाँ पर सही आंसर, खरीदार नहीं करता है, किराएदार नहीं करता, रिश्तेदार ये सब हमसे कर्ज नहीं वसूलते हैं। कर्ज वसूलने का कार्य मुकद्दम करता है। प्रश्न नंबर 215, रोजगार की तलाश में कुछ परिवार अपना घर छोड़ दूसरी जगह चले जाते हैं, उसे कहते हैं। मतलब किसी को काम की तलाश होती है, काम करना होता है, तो जहाँ पर काम मिलता है वहाँ पर वो चला जाता है। तो कुछ परिवार अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? इस प्रकार से यदि कोई चला जाता है तो उसका अर्थ होता है कि वह पलायन कर गया। एक जगह से दूसरी जगह कोई व्यक्ति रहने के लिए कोई काम के सिलसिले में चला जाता है तो हम उसे कहते हैं हमारी भाषा में पलायन। 216, धनु का परिवार शक्कर के कारखाने के पास खेत में रहता था। ठीक है, धनु का परिवार शक्कर के कारखाने के पास खेत में रहता था। ए ऑप्शन है मिट्टी से बने मकान में, बी ऑप्शन है गन्ने के सूखे पत्ते और रस निकले गन्नों की झोपड़ी में, और सी ऑप्शन है सीमेंट से बने मकान में, और डी ऑप्शन है लकड़ी से बने मकान में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी वाला, गन्ने के सूखे पत्ते और रस निकले गन्नों की झोपड़ी में। ठीक है, प्रश्न नंबर 217, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी फसल होती है? यह बिल्कुल मोस्ट आईएमपी प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी फसल होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी। हमेशा आप याद रखिए कि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सोया प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि सोयाबीन भारत में सिर्फ मध्य प्रदेश में ही होती है, और सबसे होती तो दूसरी जगह भी, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुतायत में होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर भी मध्य प्रदेश का संबंध फसलों से आए वहाँ पर यदि आपको सोयाबीन दिख जाए तो अधिकतम में आप सोयाबीन को रखेंगे। और साथ में गेहूँ भी है, तो गेहूँ भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ही बोया जाता है और उत्पादन भी होता है। प्रश्न नंबर 218, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अब आईएमपी क्वेश्चनों का सिलसिला यहाँ से और ज़्यादा होने वाला है।
आप ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए और इन पीडीएफ को फॉलो करते रहिए, इन वीडियोस को फॉलो करते रहिए, ताकि आप अपने ओलंपियाड एग्जाम, नास के एग्जाम हो या सेस के एग्जाम हो, उन सभी में सफलता अर्जित कर सके। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बड़ा ही सिंपल प्रश्न है और इसका आंसर सभी को आता है, और यदि आपको नहीं आता तो आप अपने दिमाग में नोट डाउन इसे कर ही लीजिए। मंडला जिले के अंदर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। प्रश्न नंबर 219, खालिस्तान खनिज से पेंसिल की लीड एवं स्लेट बनाई जाती है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पेंसिल की लीड और स्लेट जो बनती है वह ग्रेफाइट से बनती है। तो यहाँ पर सही आंसर ए आ जाएगा, ग्रेफाइट। बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में हम इसे रखेंगे। प्रश्न नंबर 220, सोनू ने चींटियों के कतार के बीच में पेंसिल रखकर उनका रास्ता रोका तो कुछ चींटियां अपनी कतार से अलग चलने लगती है, क्योंकि वे रास्ता भटक जाती है, वे घबरा जाती है, उन्हें अपनी साथी चींटियों की गंध नहीं आती है, ये अपने साथियों को ढूंढती है। तो वैसे यदि आप अपने विवेक से इसका आंसर देखेंगे तो शायद आपको सारे आंसर सही लगेंगे, लेकिन जो इसका सही आंसर है वह सी वाला है। इसका रीजन आपको मैं बता देता हूं कि जो चींटियां होती है, ठीक है, वो एक दूसरे की गंध के साथ में चलती है, तो उन्हें साथी चींटियों की गंध नहीं आती है, इसलिए वे अपनी कतार से अलग चलने लगती है। तो यहां पर सिर्फ एक ही चीज है, गंध। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, चींटियां गंध बहुत तेजी से महसूस करती है एक दूसरे साथियों की। तो यहां पर से आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं 221, कुछ पक्षियों की दृष्टि इतनी तेज होती है कि ये हमसे 4 गुना अधिक दूरी से वस्तुओं को देख पाते हैं। ऐसे पक्षियों का समूह कौन सा है? आपको जो समूह दिए गए हैं ए बी सी डी, इनमें देखना है कि ऐसे कौन से समूह हैं जो इस प्रकार से हमसे 4 गुना ज्यादा, कुछ पक्षियों की दृष्टि इतनी तेज होती है कि वे हमसे भी 4 गुना तेज देख पाते हैं। तो ऐसा समूह हमको देखना है इनमें से, जैसे मोर, मुर्गा, चील, गिद्ध, कौवा, तोता, चील। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, चील एक फेमस पक्षी है जो कि बहुत दूर तक देख पाता है। इसके बाद बाज और फिर है गिद्ध। क्यों ऐसा, इस ऑप्शन को ही क्यों चुनेंगे? मोर भी देख पाता है, बाज भी देख पाता है। यहां पर इन तीनों की बात अगर करें तो ये बहुत ही ऊंचा, यहाँ पर मान लीजिए धरती है तो यहाँ पर बहुत ऊंचाई पर ये पक्षी उड़ते हैं और यहाँ से अपने शिकार को यहाँ पर नजर डाल के देख लेते हैं। तो चील, बाज और गिद्ध इस प्रकार से बहुत तेज नजर वाले होते हैं। मोर आपका जमीन के लगभग ही उड़ता है, ज्यादा ऊपर नहीं उड़ता। कौवा तो आप देख ही रहे हैं कौवे की क्या स्थिति, आपके आसपास रहते हैं, ज्यादा दूर तक ये भी नहीं देख पाते हैं। लेकिन ज्यादा ऊंचाई पर जो पक्षी उड़ते हैं वे तुरंत ही अपने शिकार को देख लेते हैं। इस कारण से हमारा जो सही आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। प्रश्न नंबर 222, तो यहां पर इस प्रश्न को आप आईएमपी भी लगा सकते हैं। रात में जागने वाले जानवरों जैसे उल्लू, चमगादड़ आदि को सभी वस्तुओं का रंग दिखाई देता है। बिल्कुल मोस्ट आईएमपी प्रश्न में आप इसे रखिए। प्रश्न नंबर 222 कि रात में जो जागते हैं, जैसे रात को जागने वाला पक्षी उल्लू है, रात में चमगादड़ भी चलती है, आदि को सभी वस्तुओं का रंग दिखाई देता है। तो इनको सभी वस्तुओं का रंग कैसा दिखाई देता है? इनको सभी वस्तुओं का रंग दिखाई देता है सफेद और काला। ठीक है, सफेद और सिर्फ काला रंग दिखाई देता है इन पक्षियों को जो कि रात में जागते हैं, चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 223, अपने शरीर से उत्पन्न बिजली तरंगों के द्वारा
खतरे की चेतावनी देकर अपने साथियों को कौन सा जीव सतर्क करता है? इस प्रश्न को हमने लास्ट पार्ट के अंदर भी बहुत ही डिटेल में आपको बताया था, हम यहाँ पर भी इसे डिटेल में समझते हैं। तो वह पक्षी है आपका, वह जंतु है आपका मछली। मछली और इसके साथ में एक वर्ड और आप ऐड कर सकते हैं, चमगादड़। मान लीजिए यहाँ पर कोई मछली तैर रही है, तो ये जो मछली होती है, ये मछली अपने आप एक वाइब्रेशन उत्पन्न करती है, एक प्रकार की तरंग उत्पन्न करती है। ठीक है, एक प्रकार की यहाँ से तरंगे उत्पन्न करती है मछली है, तो यहाँ पर एक तरंगे उत्पन्न होगी और ये तरंगे, मान लीजिए यहाँ एक मोटा सा चट्टान है, ठीक है, यहाँ पर एक मोटी सी चट्टान है इस प्रकार से, तो इस चट्टान को यहाँ पर जाकर ये टच करेगी और वापस से इसका रिफ्लेक्शन इसके पास आएगा, प्रतिध्वनि आएगी और यह मछली, जो आपकी ये मछली है, ये मछली महसूस कर लेगी कि आगे इस चट्टान की ऊंचाई कितनी है और कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, और अपने साथियों को भी यह इस प्रकार की चेतावनी, एक प्रकार की चेतावनी देकर अवगत करवा देते हैं। और यदि कोई शिकार यहाँ पर है तो उसे भी इसी प्रकार से वे पहचान लेते हैं, और चमगादड़ भी सेम इसी प्रकार का वाइब्रेशन साउंड उत्पन्न करता है और अपने रात को उड़ने में अपने ऑब्जेक्ट को देख पाता है कि कहाँ पर दीवार है, कहाँ पर पेड़ है और कहाँ से उसे निकलना है, ये सारी जानकारी उसको उसी वाइब्रेशन के माध्यम से मिल पाती है। तो यहाँ पर दूसरे प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया है दूसरे जीवों को सतर्क करने का, तो वो जानवर आपका मछली है। अब प्रश्न नंबर 224, रात के समय बाघ अपने शिकार की स्थिति का पता करने के लिए अपने शरीर के किस अंग की सहायता लेता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर आ जाएगा मूंछें। ठीक है, प्रश्न नंबर 225, यदि किसी मकान या दुकान में आग लग जाती है तो आप इसकी सूचना सबसे पहले किसको देंगे? मोस्ट आईएमपी है कि आपके क्या दायित्व बनते हैं इस स्थिति में कि कहीं भी आपके गांव में, शहर में, आपके आसपास मोहल्ले में, किसी दुकान में या किसी मकान में आग लग गई, तो आप उसकी सूचना सबसे पहले किसे देंगे? अपने पिताजी को, माताजी को तो देंगे ही देंगे, साथ में आपका क्या दायित्व बनता है इस बारे में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पुलिस को, दमकल केंद्र को, एम्बुलेंस को, स्वास्थ्य विभाग को, ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो सटीक ऑप्शन है वह है दमकल केंद्र। अब आपका प्रश्न यहाँ पर है कि दमकल केंद्र क्या होता है? तो दमकल केंद्र में एक दमकल गाड़ी होती है, दमकल गाड़ी होती है, ठीक है, और इस गाड़ी को आप फायर ब्रिगेड भी कहते हैं। तो जो फायर ब्रिगेड होती है वह मौके पर पहुंच जाएगी फटाक से, ठीक है। तो दमकल केंद्र जहां पर बना होता है उसे आप सूचना करेंगे, दमकल केंद्र की गाड़ी जो आएगी वह फायर ब्रिगेड आएगी और वहां पर आग बुझाने का काम कर देगी। यदि आप पुलिस को सूचना देंगे, पुलिस भी दमकल गाड़ी को ही सूचना देगी। उस दौरान काफ़ी सारा समय बर्बाद हो चुका होगा, तो इसलिए जो काम सीधे सीधे हो सकता है उसे सीधे सीधे करिए। तो आपको दमकल केंद्र को सूचना प्राथमिकता से करना है, बाद में तो सभी सूचनाएं हो ही जाती है। प्रश्न नंबर 226, सर्दियों के दिनों में सामान्यतः हमें घरों में छिपकलियां दिखाई नहीं देती है, ऐसा क्यों होता है? यह भी एक आईएमपी पार्ट है, साइंस का क्वेश्चन है, आपको इसे भी बेहतर तरीके से समझना चाहिए। साइंस एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, तो आपको हर क्वेश्चन के अंदर लॉजिक ढूंढना चाहिए, और यदि आप लॉजिक ढूंढना सीख गए तो आप साइंस के बहुत ही नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर सर्दियों के दिनों में, ठीक है, छिपकलियाँ दिखाई नहीं देती, क्वेश्चन ये है, और ऐसा क्यों है? क्या उन्हें भोजन नहीं मिल पाता है? क्या थक कर बैठ जाती है? या फिर वे शीत निद्रा में चली जाती है? या फिर वे या फिर घर के बाहर घूमने निकल जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है कि वे शीत निद्रा में चली जाती है, ठीक है, ज़्यादा समय वे नींद में ही रहती है, ये इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 227,
आपने देखा होगा कि हाथी के कान बहुत ही बड़े होते हैं। ये इतने बड़े कान है, ये हाथी के बड़े होते हैं। हाथी अपने कानों को बार बार हिलाता भी है। वह ऐसा क्यों करता है? ऐसा क्यों करता है? तो इसका आंसर आपको इन चारों आंसरों में से देखना है। पहले मैं आंसर आपको पढ़ के दिखाता हूं। ऐसा करके वह अपने विशालकाय शरीर की गर्मी को कानों के द्वारा बाहर निकालता है तथा शरीर को रक्त संचार भी नियंत्रित करता है। ऐसा करके वह मक्खियां भगाता है, तो मक्खियां भी भगाता है। ठीक है। ऐसा करके वह छोटे जीवों को डराता है। ऐसा कर सकता है वो डराने के लिए। कानों को बार बार हिलाना उसकी आदत होती है। तो इसका जो सही आंसर है, सभी आंसर इसके ठीक ठाक है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है सारों में से वह ऐसा है कि उसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि वह शरीर की गर्मी को कानों के द्वारा बाहर निकालता है तथा शरीर का रक्त संचार भी नियंत्रित करता है कानों से ही। यहाँ मांसपेशियाँ उसकी ऐड होती है और उन मांसपेशियों को हिला के रक्त का संचरण भी कंट्रोल करता है। तो इन दो रीजन के कारण हमारा क्वेश्चन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 228, केचुए को किसान का परम मित्र, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड क्यों कहा जाता है? क्यों? वह पक्षियों को का भोजन होते हैं, वह मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, वह दूसरे कीड़ों को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, वह चुपचाप सोते रहते हैं। तो यह बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और आप केचुए को जानते होंगे। केचुआ जिसे गिंडोला भी कभी कभी कहा जाता है। इस प्रकार से सांप जैसा एक पतला सा छोटा सा बिल्कुल जीव होता है, रेड कलर का होता है, उसे केचुआ कहा जाता है। अमूमन ये बारिश के समय में या फिर जहाँ पर मवेशियों के गोबर को फेंका जाता है वहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जनरली ये गोबर के आसपास ही रहते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है बी वाला। ठीक है, वह मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। तो जहां पर केचुए होते हैं वे मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं जिससे फसल उत्पादन बढ़ता है और मिट्टी की उर्वरकता बढ़ने से उसमें कीट पतंगों से लड़ने की क्षमता भी ज़्यादा हो जाती है उस मिट्टी में। तो इसलिए इनको किसानों का परम मित्र भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 229, यदि आपको चित्र में दिया गया वाद्य यंत्र बनाने को दिया जाए तो आप निम्न में किस सामग्री का उपयोग करेंगे? यह वाद्य यंत्र है, इसको आपको बनाना है, तो आप किस सामग्री का उपयोग करके इस वाद्य यंत्र को बना सकते हैं? तो ये जो वाद्य यंत्र है इसे बनाने के लिए आपको सूखी लौकी का उपयोग करना होगा। सूखी लौकी का इसलिए क्योंकि सूखी लौकी में से जब आप उसके बीज और उसका दलदल वो सब निकाल देंगे तो वह बिल्कुल एक खोखली प्लेट बन जाएगी, बहुत हार्ड होती है और उसका उपयोग करके आप जो है इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र बना सकते हैं। सूखा कद्दू नहीं, बांस नहीं, प्लास्टिक पाइप नहीं। ठीक है, तो इसका शेप दिया गया है, इस कारण से आप सूखी लौकी का उपयोग इसमें करेंगे। प्रश्न नंबर 230, राजू के खेत में सांप को देखकर वहां खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे। तो राजू ने उन्हें सांप को मारने से रोका और कहा कि सांप किसान का मित्र है। फिर अगेन यहाँ पर किसान का मित्र कहा गया है, किसको? सांप को। तो सांप किसान का मित्र कैसे हो गया? इन चारों ऑप्शनों में से आपको देखकर बताना है। वह किसानों का मनोरंजन करता है। कैसा होता है कि किसान का मनोरंजन सांप आकर करता है? तो यह ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाता है। वह फसल को हानि पहुंचाने वाले चूहों को खाता है। क्या यह ऑप्शन सही है? तो यह ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। वह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, तो सांप को मिट्टी से क्या लेना देना? वह किसान को काटता नहीं है, ये भी गलत बात है। समय आने पर उसे भी वो काट लेता है, वो नहीं पहचानता कि ये किसान है कि कौन है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है चूहों के बारे में कि चूहों को वो खाता है और किसान का मित्र इसीलिए सांप को कहा है, चूहे वो खाता है और चूहे
किसान की फसल को खा जाते हैं, तो किसान की फसल को चूहे नुकसान पहुंचाते हैं और वो चूहों को खा जाता है, तो चूहों की मात्रा कम करके वह किसान के लिए फायदे का काम करता है। अब प्रश्न नंबर 231, यदि किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? ठीक है, यदि किसी को सांप ने काट लिया आपके नज़दीक आस पड़ोस में, तो आप डॉक्टर के पास तो उसे लेकर ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें और क्या प्राथमिक उपचार में उस समय तत्काल स्थिति में क्या कर लेना चाहिए। तांत्रिक के पास लेकर जाएंगे, डॉक्टर का इंतजार करेंगे, काटने वाली जगह के ऊपर नीचे कपड़े को कसकर बांध देंगे, या फिर काटने की जगह पर कोई दवाई लगा देंगे। तो इसका सही आंसर मैं आपको इस आंसर में भटकने नहीं दूंगा। मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूं कि काटने वाली जगह के ऊपर नीचे कपड़े को कसकर बांध देंगे, ऐसा करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? मान लीजिए कि ये आपका पैर है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर पैर है और किसी का पैर है, उस पैर में यहाँ पर किसी ने, इस जानवर ने काट लिया। यहाँ पर अगर काट लिया तो उस स्थिति में क्या करना है, ये काटे हुए स्थान से ब्लड के साथ में उसके जो काटने का जहर है वो मिक्स हो जाएगा ब्लड में। तो हमें यहाँ की जो सप्लाई है उसे रोकना है, तो आप यहाँ पर पट्टा बांध देंगे और यहाँ पर भी आप बांध सकते हैं। तो कसकर बांधने से क्या होगा, यहाँ पर जो ब्लड में जहर मिक्स हुआ है वो ऊपर पूरे शरीर में नहीं जा पाएगा, हार्ट तक नहीं जा पाएगा और शरीर के दूसरों हिस्सों में नहीं पहुंच पाएगा। उसके कारण से उस जहर का इफेक्ट अगर 100% होना था तो उसमें वो 5 से 10% ही रह जाएगा और आप जो है तब तक सुरक्षित रहेंगे कि आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा समय यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन मात्र इतना करने भर से मरीज ठीक नहीं होता है, डॉक्टर के पास फिर भी जाना होगा। ये प्राथमिक उपचार है। प्रश्न नंबर 232, मीना जैम लगी ब्रेड को डिब्बे से बाहर निकालना भूल गई थी। एक सप्ताह बाद जब उसने डिब्बा खोला तो क्या देखा? प्रश्न नंबर 232 में ब्रेड सूख गई थी, ब्रेड पर शैवाल लग गई थी, ब्रेड पर बैक्टीरिया लग गए थे, ब्रेड पर फफूंद लग गई थी। तो सीधा सा काफ़ी समय वह रखा रहा तो ब्रेड पर फफूंद लग गई थी। प्रश्न नंबर 233, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं क्योंकि? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है और कई बार एग्जाम में सीधा सीधा यह पूछा ही जाता है और लगभग क्वेश्चन इसके करीब बनकर आते ही आते हैं। तो आपको ऑक्सीजन लेवल से यह क्वेश्चन पूछा गया है, वह जानना चाह रहा है कि आपको इसकी समझ है या नहीं है कि पहाड़ पर चढ़ने पर क्या स्थिति होती है। तो मान लीजिए ये आपकी धरती है, ठीक है, प्लेन जगह है और यहाँ पर एक ऊंचा सा पहाड़ है और कोई पर्वतारोही यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, यहाँ पर चढ़ गया। उस स्थिति में उसको इस प्रकार का ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेकर जाना पड़ता है। ऐसा वो क्यों करता है? ऑक्सीजन सिलेंडर लेके गया, इसका अर्थ है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, यहाँ पर ऑक्सीजन कम पड़ेगी, इसके कारण से उसे ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, पहाड़ों पर खाना बनाने के लिए, पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए, पहाड़ों पर आग जलाने के लिए, गुब्बारों में हवा भरने के लिए। तो आपका इसका सही आंसर आ जाएगा पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए, ठीक है, यह आपका आंसर आ जाएगा। और ऊपर भी जाने के बाद यहाँ पर भी उसको धीरे धीरे ऑक्सीजन कम यहीं से कम होती चली जाएगी, तो यहाँ पर पूरी तरह से कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर वो ठहरता है थोड़ी देर तो उस स्थिति में ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए। प्रश्न नंबर 234, रोशनी ने बहुत ही जतन से आम का अचार डाला। उसने आम के छोटे छोटे टुकड़ों को मसाला लगाकर बर्तन में भरकर रख दिया, लेकिन अचार खराब हो गया। क्यों ऐसा हुआ? यह भी एक समझ का क्वेश्चन है कि अचार खराब क्यों हो गया। अचार में नमक की मात्रा अधिक थी, अचार गीले हाथ या चम्मच से निकाला गया था,
बर्तन धातु से बना था, अचार का बर्तन प्लास्टिक का नहीं बना था। तो यहाँ पर फिर से आप प्रश्न को पढ़िए। आम के छोटे छोटे टुकड़ों को मसाला लगाकर बर्तन से भरकर रख दिया, लेकिन अचार खराब हो गया। ठीक है, तो खराब होने का यहाँ पर कारण होता है अचार के गीले हाथ। यदि आपकी उसमें पानी की मात्रा लग गई, गीले हाथ लग गए, या फिर आपने चम्मच से उसे निकाल लिया, उस स्थिति में अचार आपका खराब हो जाएगा। ठीक है लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। प्रश्न नंबर 235, इनमें से कौन सा पौधा जल के द्वारा अपने बीजों का प्रकीर्णन करता है? यह भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपका आंसर आएगा नारियल। कौन सा पौधा जल के द्वारा अपने बीजों का प्रकीर्णन करता है? तो जल के द्वारा नारियल अपने बीजों का प्रकीर्णन करता है। आम, आम और कपास ऐसा नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 236, कुछ पौधों के बीज पतले और रोएदार होते हैं। ये बीज हवा के द्वारा फैलाए जाते हैं। इस प्रकार के बीज निम्नलिखित में से किसके होंगे? तो ऐसे बीज किसके होंगे जो कि हवा में उड़ जाए, हवा के द्वारा फैल जाए? तो अमरूद के बीज ऐसे नहीं, टमाटर नहीं, कमल नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कपास। ये हल्के होते हैं और उड़ जाते हैं हवा में और फैल जाते हैं सब दूर। प्रश्न नंबर 237, यहाँ पर एक बढ़िया सा घर बना हुआ है। चित्र में घर की छत पर गिरता हुआ वर्षा का जल इकट्ठा किया जा रहा है। यहाँ पर देखो आप, एक पाइप लगा हुआ है और यहाँ से ये इधर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ से एंटर हो रहा है और यहाँ से होकर यहाँ आ गया। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 237 में पूछा जा रहा है कि कहाँ इकट्ठा हो रहा है? तो ये इकट्ठा हो रहा है एक टैंक के अंदर। ठीक है, एक टैंक में इकट्ठा हो रहा है, टैंक में गिराया जा रहा है। इसे समझ रहे हैं आप। प्रश्न नंबर 238, जल ही हमारा जीवन है, अतः जल की बचत करने के लिए नहाते समय आप क्या उपयोग करेंगे? तो यहाँ पर बाथ टब, पाइप, फव्वारा, बाल्टी और मग। तो जल की बचत करने के लिए नहाते समय बाल्टी और मग का उपयोग करना चाहिए। इससे थोड़ा सा पानी की बचत हो जाती है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 239, पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में बने घरों या मकानों की विशेषता होती है। तो इन मकानों की क्या विशेषता होती है देखते हैं। घरों में अधिक खिड़कियां होना, इस प्रकार की कोई विशेषता होती है क्या? ठंडे क्षेत्र में तो सारी हवा ठंडी घर के अंदर घुस जाएगी इस हिसाब से। तो घरों में अधिक दरवाजे हैं, अगर दरवाजे होंगे तो और ज़्यादा हवा अंदर जाएगी। घरों की मोटी मोटी दीवारें होना और घरों में बड़े बड़े टाइल्स होना। तो इसका सही आंसर क्या करना है? पहाड़ी क्षेत्र में, ठंडे क्षेत्रों में घर या मकान बनाने के लिए आपको मोटी मोटी दीवारें लेना होगी। ऐसा करने से बाहर की जो ठंडाई है वह अंदर नहीं आ पाए और कोई भी जंगली जानवर उन दीवारों को नहीं तोड़ पाए। इन दो मोटे कारणों से घर की दीवारें मोटी रखी जाती है। तो आज के इस पार्ट का यह क्वेश्चन नंबर 240 लास्ट है। पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों जैसे लेह, लद्दाख आदि में पाए जाने वाले जानवरों के शरीर की बनावट इस प्रकार की होती है कि जिससे वे अत्यधिक ठंड में भी जीवित रह सके। ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इसके आंसर देखते हैं। गर्दन का लंबा होना, पैरों का गद्देदार होना, शरीर पर घने व लंबे बाल होना और विशालकाय भारी शरीर होना। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लो। पहाड़ी क्षेत्र और ठंडे क्षेत्र, लेह और लद्दाख जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है यहाँ पर, आदि में पाए जाने वाले जानवरों के शरीर की बनावट की बात पूछ रहा है कि शरीर कैसा होता है। ठीक है, कैसा होगा कि अत्यधिक ठंड में भी वह जीवित रह सके। तो अधिक ठंड उनको ना लगे, इसके लिए क्या होना चाहिए उनके शरीर पर विशेषता? तो इसके लिए शरीर पर घने व लंबे बाल, जैसे भालू,
देखा होगा आपने, भालू के शरीर पर बहुत ज़्यादा मात्रा में काले बाल होते हैं और घने होते हैं। तो घने बालों से उनको ठंड नहीं लगती। जैसे आप ठंड के समय में शाल या स्वेटर पहनते हैं, वैसे ही उन्हें प्रकृति ने ठंडे प्रदेशों में जीवन देने के साथ ही यह व्यवस्था की है कि आप जो है अपने बालों से ठंड से सुरक्षा कर पाएंगे। तो आई होप कि इतना पार्ट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद एक लाइक जरूर कीजिए और सभी दोस्तों को यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वे भी ओलंपियाड एग्ज़ाम में फर्स्ट आ सके, नेक्स्ट एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट करें और बेहतर नंबर लेकर आएँ, अपने स्कूल, अपने प्रदेश, अपने ज़िले का नाम अग्रणी पंक्ति में लेकर आएँ। और साथ में नेशनल मेरिट कम मेंस के जो छात्र हैं वे भी इस वीडियोस को देखें और प्रैक्टिस करें तो उनको भी यहीं से क्वेश्चन बनकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।